नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, जहां मिडल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट तैयार। अमेरिका ने 50 फाइटर जेट तैनात किए हैं और F-22 से और F-35 और 50 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। ईरान से तनाव के बीच ये सैन्य ताकत बढ़ाई गई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। बता दें कि फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कदम क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सैन्य सुरक्षा और सैन्य दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया गया है और अमेरिका ने फाइटर जेट तैनात किए हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये जेट तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी और क्षेत्र में सैन्य दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है और इसके साथ ही सैन्य जेट और इसके साथ ही बता दें कि फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। अमेरिका ने बता दें कि फाइटर जेट तैनात किए हैं और सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ये कदम क्षेत्र में सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा और सैन्य दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा कदम अमेरिका की ओर से देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि सैन्य ताकत दिखाए और बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जहां अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने फाइटर जेट तैयार किए हैं और तैनात कर दिए हैं और इसके साथ ही सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कदम क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। आज भी बता दें कि एआई समिट के कई दिग्गज यहां शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा हुआ है और इसके साथ ही आज भी कई दिग्गज यहाँ पे शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, जिससे भव्यता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आज भी एआई समिट में कई दिग्गज शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया एआई समिट का आज तीसरा दिन है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा हुआ है, जहां कई दिग्गज शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि आज समिट का तीसरा दिन है और आज भी एआई समिट में कई दिग्गज शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा हुआ है। इंडिया में समिट का आज तीसरा दिन है और आज भी एआई समिट में कई दिग्गज शामिल होंगे। इंडिया एआई समिट के दौरान जयंत चौधरी ने स्पेन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। समिट में दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी सहयोग और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भारत स्पेन साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया है। समिट का उद्देश्य एआई के जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ाना है। इंडिया में एआई समिट 2026 में भाग लेने के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति पिल्ले दिल्ली पहुंचे हैं। उनके आगमन पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। समिट के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और वैश्विक तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य एआई के जिम्मेदार उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना बताया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 9 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की यात्रा। 2 से 5 मार्च के बीच कई जगहों पर बीजेपी की यात्रा और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में यात्रा का समापन होगा। और यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 या 15 मार्च को यात्रा का समापन समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा आयोजित करेगी। यह यात्रा राज्य के 9 प्रमुख स्थानों से शुरू होगी और 5 मार्च के बीच विभिन्न शहरों में जाएगी। यात्रा का समापन कोलकाता के मैदान में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यह समापन समारोह 14 या 15 मार्च को आयोजित होने की संभावना है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है। इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही संतों के साथ भी यहां बैठक करेंगे अमित शाह। शंख भवन और पद्मा भवन भी जाएंगे अमित शाह और इसके साथ ही जयंती उत्सव में भी शामिल होंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल का दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है। इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। संतों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। शंख भवन, पद्मा भवन भी जाएंगे अमित शाह। जयंती उत्सव में भी भाग लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है। इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह और संतों के साथ यहां बैठक भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को फूल और मिठाई देकर शुभकामनाएं दी। मंत्री ने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य भर में परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने का विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। और इसके साथ यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। इस दौरान बता दें कि छात्रों को मिठाइयां खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं को फूल और मिठाई देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री ने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य भर में परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। और इंटर कॉलेज में फूल और बता दें कि मिठाई का वितरण किया गया है और इसके साथ ही परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की बता दें कि परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बालिका इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्रों को फूल और मिठाइयां देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री ने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य भर में परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का। लखनऊ से हमारे साथ अमन प्रधान जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। सबसे पहले अमन, आपका रुख करूंगी। अमन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई और छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? अमन है आज से ही 10वीं और 12वीं की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शुरू हुई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में लगभग 52 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इस वर्ष अपने हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए जो मंत्री हैं गुलाबो देवी, उन्होंने आज सभी जो हाई स्कूल के जो छात्राएं हैं उनको मिठाई और पुष्प दे करके उनको जो उज्जवल भविष्य की कामना की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई स्कूल का एग्जाम है और हाई स्कूल का एग्जाम एक पहला पड़ाव होता है, जो शिक्षा होती है, शिक्षा के लिए मैट्रिक का एग्जाम कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो पहला पड़ाव होता है उसकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं हाई स्कूल में बच्चों के लिए आज से रखी जाएगी। तो इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार पहले ही कर ली थी। लगभग 8,000 से ज्यादा जो सेंटर्स हैं उनको चिन्हित किया गया था कि जिसमें हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकल विहीन जो परीक्षा का जो
स्कोप है उसके लिए लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा जो सेंटर्स है वहां पर ऑडियो वाले कैमरे लगाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी है उसमें जो ऑडियो है, ऑडियो विजिबिलिटी, उसको भी कहीं ना कहीं रखा गया है, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो सुरक्षा के मद्देनजर। इसीलिए सभी जो छात्र और छात्राएं हैं उनको 1 घंटे पहले से ही बुलाया गया था कि 1 घंटे पहले से जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो सारी जो चीजें हैं, यानी कि उनकी सेटिंग है, वो पूरी तरीके से की जाए, कि जिससे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई नकल जैसी जो सामग्री है वो अभ्यर्थी ना ले जा सके। वही अगर बात की जाए, फ्लाइंग स्क्वाड को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है। लगातार जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं सतर्क और सक्रिय है और हर वो सेंटर पर जा रहा है जहां पर पूर्व में नकल जैसी समस्याएं कहीं ना कहीं आ चुकी है। तो लगातार वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज पहला दिन है और ये जो परीक्षाएं हैं वो 22 मार्च तक चलेंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार उन्होंने व्यवस्थाएं पहले से पूर्ण कर ली थी। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल विहीन जो परीक्षा है वो अगर होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है उसके कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। तो उसके लिए सभी जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं और लगभग 10:30 से ऊपर का वक्त हो रहा है। लगभग आधे घंटे में जो पेपर है, जो पहले पाली का जो एग्जाम है वो ओवर हो जाएगा और दूसरी पाली का जो एग्जाम है वो 2 बजे से शुरू होगा। यानी कि उस दौरान 2 घंटे का लगभग समय मिलेगा जो शिफ्ट चेंजिंग है, और कहीं ना कहीं जो हाई स्कूल से इंटर के बच्चे आने वाले हैं उनका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो लगभग जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और जिस तरीके से बात अगर की जाए, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का जो समय है वो फिलहाल अभी पहले पेपर में बचा हुआ। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका रुख किया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, पुलिस बल किस तरह से तैनात है और क्या किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक ये सभी परीक्षाएं संपन्न हो सके? जितेंद्र, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 110 केंद्र जो है बनाए गए हैं। ऐसे में 78,808 विद्यार्थी है परीक्षा देंगे। और ऐसे में साफ रूप से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मतलब आज से जो यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई है, जिसमें 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 अचल दल, और इसी के साथ अगर हम बात करें जो है जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में, और जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है आरती विजयवर्गीय, तो इनके द्वारा पहले ही मतलब सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम को लेकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो है लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें साफ रूप से जो है लगातार जो है कई दिनों से जो है तैयारियां चल रही, जिसको लेकर आज भी जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है बाराबंकी जिले में लगातार परीक्षा केंद्रों पर देखी जा रही हो। ऐसे में साफ रूप से जो है आसपास में अगर कोई दिखता भी है तो उसकी भी जांच की जा रही है। तो ऐसे में मतलब बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, ऐसे में परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम बाराबंकी जिले में ही नहीं उत्तर प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है जो एक मतलब टीमों का जो गठन किया गया, सचल दल जो टीम है वो लगातार जो है परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें बीच बीच में जिला अधिकारी का और जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं उनका भी निरीक्षण जारी रहता है। तो ऐसे में साफ रूप से इंतजाम जो है कड़े देखे जा रहे हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में मतलब छात्रों के अंदर उत्साह भी देखने को मिला है। और इस समय हम जहाँ पर हैं बाराबंकी जिले का जो है ग्रामांचल महाविद्यालय है और पीछे परीक्षा चल रही है, जिसके सामने ही मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है 10 बजे से ही शुरुआत मतलब हो गई और ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम अभिभावक अभी यहाँ पर थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद वो निकल गए। लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बाराबंकी जनपद भर में परीक्षा केंद्रों पर देखी जा रही है। जितेंद्र, अगर बात की जाए छात्रों की, तो छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, आपको बता दें कि छात्रों में जो है अगर हम बात करें काफी समय पहले की जो है उनके अभिभावक और जो छात्र हैं वो पहले से जो है अपनी कर रहे थे एंट्री के लिए। तो ऐसे में साफ रूप से जो है उसका काफी देखने को मिला है। अब परीक्षा देकर जब निकलेंगे तो पता चलेगा क्या कैसा उनका पेपर था और क्या कितना बढ़िया अपडेट था, तो वो निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे में हम बात करें कि परीक्षा की शुरुआत होते ही जो है अभिभावक और जो दूर दराज से लोग आए हैं अपने बच्चों को लेके, छात्रों को लेके आए हैं, तो उसको लेकर भी जो है काफी रिवीजन भी लोग बाहर करते हुए देखे गए और काफी तैयारियां कर रहे थे। और मतलब लगातार परीक्षा को लेकर बाहर भी केंद्रों के मतलब रिवीजन करते नजर आए हैं।
ठीक है जितेंद्र, आपका रुख करेंगे। अमन भी हमारे से जुड़े हैं। अमन, सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है क्योंकि हर बार जब भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड की परीक्षा हो, एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन की बन जाती है ताकि शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो जाए। तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था और क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किया, प्रशासन का क्या कुछ कहना है परीक्षाओं को लेकर, ताकि वो अपनी चुनौती को ठीक तरीके से निभा सके? अमन। देखिए, जिस तरीके से जब से लगभग 9 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री का शुरू हुआ है, अगर जिस तरीके से बात की जाए, लगातार जिस तरीके से जब पहला ही साल था बोर्ड परीक्षा का, तो मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जो जितने भी अधिकारी थे, जितने चाहे वो माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों की बात की जाए, चाहे पुलिस जो बल की बात की जाए, तो लगातार सबको ये साफ निर्देशित किया गया था कि हाई स्कूल का पेपर हो, चाहे इंटर का पेपर हो, या किसी भी अन्य जो नौकरी से संबंधित पेपर हो, किसी भी तरीके की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए लगातार पुलिस बल तैनात करने की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। और एक नकल सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो नकल माफिया थे, उनका भी एक्टिव होना लाजमी था। काफी समय से बात की जाए तो लगभग नकल माफियाओं को नकेल कसने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयास किया, और उसका ये देखा जा रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज की बात की जाए, हरदोई की बात की जाए या मलिहाबाद की बात की जाए, ये सब ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र माने जाते थे जहां पर सबसे ज्यादा नकल होती थी परीक्षाओं में। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को चिन्हित किया गया, फिर सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस बल की जो टीम है, सबको निर्देशित किया गया कि इन सभी सेंटर को पूरी तरीके से बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को अगर जो नकल कराते हैं, ऐसे माफियाओं को अगर पकड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भविष्य है, कहीं ना कहीं वो अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा था। तो इसीलिए योगी सरकार द्वारा ये सख्त और साफ निर्देश सभी आला अधिकारियों को दिए गए कि सभी लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने सेंटर से ये सुनिश्चित करें कि कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी है वो वर्किंग कंडीशन में है, और जो भी नकल माफिया हैं, जो भी एक्टिव हैं, उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। तो साफ तौर पर सभी जो नकल माफियाओं की बात की जाए, सबको पूरी तरीके से नकाबपोश किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए जो जिलाधिकारी लखनऊ की अगर खासकर बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं सुबह से ही एग्जाम चल रहा है और सुबह से ही भ्रमणशील है। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सेंट बॉयज जो कॉलेज है उसका निरीक्षण किया है, और साफ तौर पर जो सभी वहां पर जो ड्यूटी में तैनात जो सिपाही कर्मचारी थे, चाहे वो पुलिस की बात कीजिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की बात कीजिए, सभी लोगों से जानकारी ली है, और कहीं ना कहीं जो स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि हर तरीके से आप बच्चों को चेक करें कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो पाए, क्योंकि नकल अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उससे सवालिया निशान खड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश है सभी आला अधिकारियों को कि वो अपने अपने सेंटर्स पर, अपने अपने जिलों में ये सुनिश्चित करें कि जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर रूप ले, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है उसमें सवालिया निशान न खड़ा होगा। ठीक है, हम जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए परीक्षा की, तो परीक्षाओं को लेकर बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है और परीक्षा केंद्र के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं छात्रों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर की बात करें या फिर बाराबंकी की बात करें, साफ रूप से जो है अगर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें, तो लगातार जो है जो संस्थान है वहां पर जो है मतलब बेहतर इंतजाम देखे जा रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अंदर भी जो है की गई है। अगर हम संस्थानों की बात करें कि कई संस्थानों के फुटेज भी आए हैं, उनके द्वारा बताया भी गया है कि हाँ साफ रूप से जो है किसी भी निगरानी के साथ या फिर मतलब खान पान का इंतजाम भी, मतलब लगातार निगरानी में परीक्षा कराने के साथ जो है केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम इसलिए किए गए हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में रहती है, और ऐसे में अगर कहीं पर भी लापरवाही अगर सामने आएगी तो लगातार जिला अधिकारी जो बाराबंकी जिले के हैं, शशांक त्रिपाठी, या फिर यहाँ के जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं या पुलिस अधीक्षक, लगातार निगरानी के साथ कहीं पर अगर कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। कहीं पर जो है जो टीमें लगाई गई हैं बीच बीच में लगातार जांच के लिए, उनको लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां पे कुछ मामले अगर उस तरह के इनपुट मिलते हैं तो वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा के साथ जो है पुलिस के दस्ते भी वहां पर लगाए गए हैं वर्षा। तो ऐसे में साफ रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भर में अगर आज जो है आज परीक्षा का जो दौर शुरू हुआ है, जिसको लेकर जो है मतलब जो छात्रों में जो है खुशी की लहर भी देखी गई, और ऐसे में अभिभावक भी जो है
बड़ी संख्या में जो है अपने बच्चों के साथ जो है जब छात्र रिवीजन कर रहे तो उनके साथ जो है उनको समझाते नजर आए। तो ऐसे में जो है पुख्ता इंतजाम करने के साथ जो है इस बार जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या फिर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बात करें या जो उत्तर प्रदेश भर के जिलाधिकारियों की बात करें तो इन मामलों को लेकर लगातार सरकार के नेतृत्व में गंभीर नजर आए और लगातार पहले से ही जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया था, जिसके बाद जब आज परीक्षा का दौर शुरू हुआ है जिसको लेकर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है जो परीक्षा हो रही है उसमें कड़े इंतजाम किए गए और ऐसे में साफ रूप से देखना होगा जो परीक्षा दे रहे छात्र निकल के आएंगे कैसा उनका जो है अपडेट आएगा कितना बेहतर, क्योंकि उस समय तो अभिभावक के साथ जब छात्र एंट्री कर रहे थे तो उनके अंदर खुशी देखी गई है। जितेंद्र, अगर बात की जाए छात्रों की तो छात्रों के लिए क्या कुछ अहम और जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस का उनको पालन करना अनिवार्य होगा? जितेंद्र जी बिल्कुल, आपको बता दें वर्षा, देखिए सबसे पहली बात तो कि टाइम का जो है सबसे पहला जो है अगर आप समय से अगर पहुंचते हैं परीक्षा केंद्रों पर तो समय से आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर लेट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर एंट्री नहीं हो पाएगी। साफ रूप से अगर आप बात करें बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां पर जो है छात्रों को आई कार्ड के साथ जो है उनका आधार कार्ड भी सुनिश्चित किया गया है कि बगैर मतलब कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर जो है पुलिस की टीमें और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी लगाया गया है। तो ऐसे में साफ रूप से उनकी पहचान के लिए लगातार जो है टीमों का गठन भी किया गया और मौके पर तस्दीक भी किया जा रहा है कि कौन सा छात्र है जिसका अपडेट है और किसकी परीक्षा है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आ जाए। इसको लेकर भी पहचान की जा रही छात्रों के ऊपर। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, आपका शुक्रिया। जितेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा में आगामी बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की है। मंत्री ने इसे धार्मिक भावना और शुभ संकेत के रूप में बता दें कि ताकि बजट प्रस्तुतिकरण में सफलता और संतुलित वित्तीय निर्णय सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने संतुलित विकास के संकल्प के तहत सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करते हुए लगभग परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 8.75 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। साथ ही राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार विकास की गति को लगातार आगे बढ़ा रही है। राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार के लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके जीएसडीपी का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है और ऋण के लिए भी जीएसडीपी का 31.3 अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में समान रूप से व्यय करते हुए लगभग 1134 परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए हमने 4065 करोड़ का तो अमृत में राशि व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का जीएसडीपी का 3% का। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।